टू द पॉइंट बहस के 5 सवाल क्या है वो सवाल आपके सामने रख देते हैं। बढ़ती आबादी संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ है। बढ़ती आबादी से देश की विकास की गति धीमी होती है। सरकारी खजाने का बोझ बढ़ाती है क्या बढ़ती जनसंख्या? बढ़ती जनसंख्या से बेरोजगारी और अपराध बढ़ता है क्या? गरीबी कुपोषण जैसी समस्याओं की जिम्मेदार है क्या ये बढ़ती आबादी? इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। अश्विनी उपाध्याय है, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के हाफिज गुलाम सरवर साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। श्रीराज नायर हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु। अश्विनी उपाध्याय जी, इस पर कई समय से मांग की जा रही है कि एक कड़ा कानून होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि यह समय आ गया है? क्योंकि इसमें 2 पहलू हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर आप वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करते हैं तो आप चीन को देख लीजिए और जापान को आप देख लीजिए, वहां क्या हुआ। पहली बात तो हम चीन से गलत अपनी तुलना करते हैं। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। तुलना उससे करना चाहिए जिसके पास हमारे बराबर क्षेत्रफल हो। हमारे पास दुनिया का 2% जमीन है। इसका मतलब हमारी जनसंख्या भी दुनिया की 2% होनी चाहिए। दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, तो उसके हिसाब से 2% का मतलब हमारी जनसंख्या 16 करोड़ होनी चाहिए। हमारे पास मात्र 4% पानी है, तो जनसंख्या भी 4% होनी चाहिए। उस हिसाब से 800 करोड़ का 4% का मतलब 32 करोड़ हमारी जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या हमारी लगभग 150 करोड़ पहुंच चुकी है। आंकड़े 142 145 बता रहे हैं। सच्चाई है कि भारत में घुसपैठिए भी रहते हैं, बाकी और भी लोग रहते हैं, तो लगभग मोटा मोटा 150 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। अगर आप समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए, एयर पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, वाटर पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। हम मिलावटी दूध पी रहे हैं, मिलावटी घी खा रहे हैं, मिलावटी सब्जी मिल रही है, हमारी गेहूं और चावल दाल सब कुछ हमारा जहरीला हो चुका है। उसका मूल कारण है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई कम हो रही है, उसमें जहर मिलाया जा रहा है, खूब उसमें खाद मिलाई जा रही है, हम सब कुछ जहरीला खा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कड़े कानून की जरूरत है। 2 मिनट जी, मैं कह रहा हूं भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। हम 2, हमारे 2, सबके 2, ये सबके लिए अच्छा है। पहले भारत की आबादी 40 करोड़ थी, तो 4 करोड़ गरीब थे, यानी 10% लोग गरीब थे। अब हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो गई है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, यानी 81 करोड़ लोग गरीब हैं। इसका मतलब अब जो गरीब हैं वो 65% हो चुके हैं। पहले 10% गरीब थे, अब 65% गरीब हो गए। आप देखिए लगातार गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जल जंगल जमीन की समस्या हो, अपराध बढ़ रहा हो। कई तरह की दिक्कतें होती हैं, कई तरह के असंतुलन भी आते हैं, वो हमने देखा है। और ये किताबों में बच्चों को जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो उनमें सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि इसके क्या क्या कारक हो सकते हैं, इसका निदान कैसे होना चाहिए। लेकिन यहां पर बहस ये छिड़ जाती है गुलाम सरवर साहब कि जब हम बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या की बात करते हैं तो कुछ मौलाना कहते हैं कि साहब आप फिर से आप बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की, आप परिवार नियोजन की, और आप धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। यह सवाल क्यों आ जाता है? इस गंभीर विषय में यह क्यों आ जाता है? कानून सबके लिए होगा। बिल्कुल सबके लिए होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए। ये प्रावधान है ही संविधान में कि जब भी कुछ बनेगा, कोई योजना बनेगी, वो सबके लिए बनेगी। और सरकार जो है वो देश की जमहूरियत में जब वोट हम दे देते हैं तो अपना सब कुछ हम हवाले कर देते हैं सरकार के। सरकार पूर्ण रूप से अधिकृत होती है, वो कोई भी पॉलिसी बनाए। लेकिन पहले तो अश्विनी उपाध्याय जी के 2 तर्कों का जबरदस्त काट मैं पेश करता हूं। मैं तो इनको गुरु मानता हूं, मगर इन्होंने जो तर्क पेश किया, 40 करोड़ जब जनसंख्या थी भारत की, तब इन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोग ही गरीब थे। मुझे तो लगता है 4 करोड़ लोग गरीब थे। मुझे अब हैरानी हो रही है, आज से मात्र 30 साल पहले मैं अपने जिला के जिस गांव में जिस रिश्तेदार में जाता था, उनके यहाँ जो भोजन उच्चतम क्वालिटी का परोसा जाता था, वो आज के दौर में गांव का सबसे गरीब कहा जाने वाला व्यक्ति खा रहा। पूरे गांव में एक भी मोटरसाइकिल किसी के पास नहीं थी। एचएमटी घड़ी पहनना गर्व का बात माना जाता था। बाइक लेकर उस जमाने में कोई अगर आता था तो बच्चे मोहल्ले के 2-2 किलोमीटर उसके पीछे चलते थे। आज कारें सड़ रही हैं घर के बाहर, कोई बैठने वाला नहीं है। इसलिए यह तर्क बिल्कुल नहीं चलेगा। रही बात अनाज की किल्लत की यह हालत थी कि हमारे यहां वो चीजें खाई जाती थी जिसका अब नामो निशान नहीं है, जिसको सामा, किनुआ, मड़ुआ, माना क्या क्या नाम है ये सारी चीजें जो खाया जाता था पहले।
और शकरकंद जिसको आप आज कीमती खरीद रहे हैं, इसको अलहुआ बिहार में बोलते हैं, वो खाते थे लोग, कहावत भी में भी कहते थे। अब एक बात बताइए मुझे मिलावटी की बात तो तब भी था, आज भी है। हाजिक खान जी, हर चीज सरकार पर छोड़ देना कहां तक सही है? हर चीज सरकार पर, कि सरकार इसके लिए पॉलिसी बनाए, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। बढ़ती आबादी के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? देखिए पृथ्वी जी, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ाद होकर मुल्क जब बटा, तो हिंदुस्तान की आबादी 25 करोड़ थी, जिसमें 6 करोड़ मुसलमान थे और 19 करोड़ हिंदू थे। आज 42 करोड़ 142 करोड़ हिंदुस्तान में लोग हैं। उसमें किसकी कितनी संख्या है ये सब देश जानता है। हमारा 14% संख्या है। हमारी हिंदुस्तान की आबादी में 14% है। किसका परसेंटेज बढ़ा? दूसरी बात यह है कि जब हम छोटे थे तो उस जमाने के खान पान और आज के खान पान में जमीन आसमान का। हमने तरक्की की है, हमने विकास किया है, तो उसके एतबार से लोगों के पास सुविधाएं भी है। गाड़ियां नहीं होगा करती थी, पूरे मोहल्ले में 100 का नोट देखने को नहीं मिलता था। आज लाखों लोग रुपए देख रहे हैं। जब दुनिया में आता है, 1 मिनट, जो दुनिया में आता है उसका इंतजाम ऊपर वाला करता है। 800-850 करोड़ लोग दुनिया में है इस वक्त। 1 मिनट, आप अपनी बात पे 850 करोड़ लोग दुनिया में लोग हैं। 200 करोड़ दुनिया भर में एक टाइम खाना खा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी सरकारों की इसलिए बनती है। मुझे एक बात बताइएगा, अब कहते हैं कि हमने चीन को पछाड़ दिया। चीन को हमने पिछले साल ही पछाड़ दिया। सबसे अधिक आबादी वाला देश हम बन चुके हैं। तो मतलब इसको लेकर के हम गर्व करें या क्या करें? बताइए। देखिए पृथ्वी जी, हम सबसे युवा देश है पूरी दुनिया भर में, ये गर्व का विषय है। लेकिन जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, क्या यह आगे चलकर हम इस पर गर्व कर पाएंगे? मैं पहले भी कह चुका, आज भी कह रहा हूं पृथ्वी जी। आप और मैं 100 साल पहले नहीं थे, और जो 200 साल पहले आएंगे उनकी आपको मुझे नहीं मालूम है। जो दुनिया में आने वाली संख्या है उसको न दुनिया की कोई ताकत रोक सकती, और वो बढ़ेगी। पहले चाइना में एक बच्चे की कहते थे, फिर 2 बच्चों की कहने लगे। 10 सेकंड, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। 10 सेकंड अश्विनी जी, 10 सेकंड। देखिए, मैं अपने दोनों मित्रों को इतनी बात कहना चाहूंगा। जब आप आज मॉडर्न सब कुछ यूज कर रहे हो, बिजली यूज कर रहे हो, पानी यूज कर रहे हो, कार यूज कर रहे हो, बढ़िया कपड़े पहन रहे हो, सब कुछ नया कर रहे हो, तो कंडोम यूज करने में, मालाडी यूज करने में, ऑपरेशन कराने में किसने आपको बताया कि लोग यूज नहीं कर रहे हैं? मैं ये तो पूछ रहा हूँ, सूचना किसने दी? तो फिर हम दो हमारे दो पालन करने में क्या दिक्कत है? हम दो हमारे दो पालन करने में क्या दिक्कत है? हम उसका इसलिए कह रहे हैं कि इस्लाम ने मना किया इस तरह की, जो संख्या बढ़नी है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। एक शख्स का ऑपरेशन हो गया तो गरीबी का इलाज नहीं लिखा हुआ है, और उसके बाद बच्चा हो गया उसका। जिस किताब में ये लिखा हुआ है कि बच्चे ऊपर वाले की देन है, उस किताब में ये भी लिखा होना चाहिए गरीबी ऊपर वाले की देन है, बेरोजगारी ऊपर वाले की देन है, बाकी सबके लिए सरकार जिम्मेदार। कुपोषण के लिए सरकार जिम्मेदार, एक टाइम खाना मिलता है सरकार जिम्मेदार, बेरोजगारी के लिए सरकार जिम्मेदार, बढ़ते अपराध के लिए सरकार जिम्मेदार, भारत की सारी समस्याओं के लिए सरकार जिम्मेदार। लेकिन बच्चा जो पैदा होगा उसके लिए ऊपर वाला जिम्मेदार। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड। 2.5 करोड़ जानवर पर डे करते हैं दुनिया में, और 7 सर जानवरों पर मत जाइए, जानवरों पर मत जाइए। एसटी हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मतलब ये समस्या तो सबके लिए है ना सर? ऐसा तो नहीं है कि किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लिए समस्या। अगर बढ़ती आबादी एक समस्या है तो ये सबके लिए। और अगर इसके लिए सभी से चर्चा करने के बाद, सलाह लेने के बाद, राय मशवरे के बाद अगर कोई कानून आता है तो इस पर दिक्कत क्या है सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि आबादी कोई अभिशाप नहीं है। आबादी हमारे देश का एक एसेट है। हमें दूसरा पहलू भी सोचना चाहिए। इस आबादी की वजह से आज हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई, आज हमारा बाजार कितना बड़ा हो गया, करोड़ों करोड़ों हमारे ब्रेन काम कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों हाथ काम कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, लेकिन लोग इसका अभिशाप क्यों मानते हैं? आबादी की वजह से आज हम 4 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन इकोनॉमी से जा रहे हैं। हमें सुकून से खाना मिल रहा है। अभी जैसे पिछले वक्ताओं ने कहा कि अब से 50 साल पहले, 40 साल पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात है सबको मालूम है। तो मेरा ये मानना है कि अब सैचुरेशन पॉइंट है, लेकिन आबादी को इतना अभिशाप बना के नहीं पेश करना चाहिए। आबादी से हमें बहुत बड़े बड़े भी हुए हैं। हमारे देश में जितनी आबादी आज है उसी की वजह है कि आज हम साइंस टेक्नोलॉजी में कहाँ पहुंच गए हैं।
अब हमारे पास लोग इतने मौजूद हैं जो आगे देश को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नहीं, आपने कहा कि ये बढ़ती आबादी, एक सेकंड सर, आपने कहा कि ये बढ़ती आबादी एक एसेट है। पूरी बात सुन ली, जी जी ठीक है, मैं फिर आऊंगा सर, मैं फिर आऊंगा। आपने कहा ना कि बढ़ती आबादी हमारा एसेट है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन बढ़ती आबादी की वजह से संसाधनों की कमी और ये जो सिकुड़ती जमीन है, ये भी आंकड़े, ये भी डेटा आपको देखना चाहिए। हम आपको वो आंकड़े दिखाते हैं कि इस बढ़ती जनसंख्या की वजह से हम इस वक्त कहां पर है, किस पायदान पर है। प्लीज ग्राफिक्स लाइएगा, दिखाइए कि घनत्व कितना है। ये देखिए जनसंख्या का घनत्व देखिए, भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, चीन में कितना 153 और अमेरिका में कितना है 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आप इससे आप समझ लीजिए, जो कह रहे हैं ना कि बढ़ती जनसंख्या एसेट है, तो जरा उस एसेट को इस आंकड़े में भी, उसके कसौटी पर भी कसिए। भारत, चीन और अमेरिका, ये 3 आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए। हम जब बात करते हैं सर कि हम 2047 में विकसित भारत में सबसे आगे होंगे, तो सर हम कैसे आगे होंगे ये बताइए। आबादी बढ़ती जाएगी, जमीनें सिकुड़ती जाएंगी, संसाधनों पर धीरे धीरे करके बोझ बढ़ता जाएगा, तो हम कैसे बनेंगे विकसित भारत? नहीं, जापान, एक सेकंड, बिल्कुल जायज है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है जी, और आबादी कंट्रोल करने के लिए हमें एक पॉलिसी एजुकेशन पे बनानी पड़ेगी। आबादी, ये देखा गया है कि जो लोग गरीब हैं और जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, उनके यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, ये एक फैक्ट हैगा। अगर हम एजुकेशन की पॉलिसी बना दें, कोई भी, आप एक मुसलमान मुझे ऐसा बता दिए जो इस जनरेशन का, जो पढ़ा लिखा हो, अच्छे स्टेटस का हो, जो फैमिली प्लानिंग ना कर रहा हो जी, आबादी को चलिए, आपने तो कहा सर कि पढ़ा लिखा मुसलमान जो है, मुस्लिम भाई है, वो फैमिली प्लानिंग कर रहा है, लेकिन यहीं पर हाजिक भाई है, हाजिक खान जी है, वो कह रहे हैं कि ये आप किसी पर थोप नहीं सकते। अरे सर, हमारे भाई के 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी, हमारी बहन के एक बेटी एक बेटा, 2 तरह की मानसिकता की बात आ जाती है सर, 2 तरह। ये तो आपकी अपनी वो है, आप चाहते हो कि आपके एक बच्चा हो तो एक बच्चा होगा, आप चाहते हो 10 बच्चे हो तो 10 बच्चे होंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है ना, जो आप आज कर रहे हो। जो कानून बनता है वो तोड़ने वालों के लिए बनता है, सबके लिए नहीं बनता। अरे जब सब लोग हम दो हमारे दो कर रहे हैं, तो कानून आप कितना भी कठोर बना दीजिए, नागरिकता खत्म कर दीजिए। जी और आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं क्विक रिएक्शन चाहूंगा दानिश कुरैशी का। दानिश कुरैशी, बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, सैद्धांतिक बयानबाजी बहुत अच्छी लगती है, हाँ ये गंभीर चिंता का विषय है, इस पर हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि चलिए इस पर बात करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, कहते हैं साहब नहीं, ये तो निजी फैसला है, स्वैच्छिक फैसला है, आप हमारे ऊपर थोप नहीं सकते। अब फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि देश तो कानून के हिसाब से चलेगा, देश तो संविधान के अनुसार से चलेगा, जो सरकार नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, हम उसको मानेंगे, लेकिन जब बनने की बात आती है तो कहते हैं ना साहब थोपा ना जाए। ये क्यों दानिश कुरैशी साहब? पृथ्वी जी, भारत के संविधान के शेड्यूल 3 में पॉपुलेशन कंट्रोल लिखा हुआ है, फैमिली प्लानिंग लिखा हुआ है। अश्विनी उपाध्याय जी ने जो बातें की हैं, बहुत सारी उन्होंने बातें की हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब होता है पार्लियामेंट में बैठे हुए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का मतलब होता है एक आम आदमी। और याद रखिए, पार्लियामेंट में देश की तमाम आबादी इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि वहां इतना स्पेस नहीं है, इसलिए हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना मालिक नहीं चुनते। ये जितने भी लोग हैं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे वती हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पॉलिसी की बात जो है वो अवाम के तक की बात है। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि अश्विनी उपाध्याय जी ने ये समस्याएं तो बताई कि मुसलमानों को लेकर या शायद एक वर्ग को लेकर, मुसलमान नाम नहीं लिया भैया, नाम नहीं लिया मुसलमान, क्यों आप ले रहे हो? तो मैं ऐड करता हूं, आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि एक अन्य जनरल जो बात है भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाओं की, मैं उस पर बात कर रहा हूं। आप उसकी बढ़ती आबादी की बात करते हैं, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो कहां उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है? बताइए। चलिए, देश में जिनके पास 90% जो एसेट है जिनके कब्जे में, और बाकी की 10% एसेट जो है वो कॉर्पोरेट के कब्जे में है, और बाकी की पूरी एसेट जो है वो 90% लोग भोग रहे हैं। ये जो डिफरेंस है, इसके सामने कैसे बैलेंस बनाएंगे? तो इसका कोई जवाब नहीं है। और सुनिए, कानून की बात, चाहे 10 बच्चों की बात हो, चाहे प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आने नहीं देता दानिश भाई, कौन आने नहीं देता? सुनिए, सुनिए, सुनिए तो
अब मुझे ये बताइए, सवाल यहाँ ये आके है कि कानून जो है, देखिए डंडा मनवाने से नहीं होगा, लोगों के अंदर में लिटरेसी आपको बढ़ानी पड़ेगी, और लिटरेसी बढ़ाने के लिए आप अगर ये बोलेंगे कि हम कानून बदल देंगे, लिटरेसी वाला चैप्टर ना सर, लिटरेसी वाला चैप्टर बच्चे पढ़ते पढ़ते अब बुढ़ा गए, किताबों में पढ़ते पढ़ते अब वो बुजुर्ग हो गए। लिटरेसी वाला चैप्टर कि लोगों को शिक्षित कीजिए, शिक्षित होने से बहुत सारी समस्या अपने आप हल हो जाएंगी। लेकिन जब वहां पर दलील दी जाती है कि साहब ये ऊपर वाले की देन है ना, सारी लिटरेसी वहीं खत्म हो जाती है। आज भी देश ठीक है, मैं देश में करीब 10 लाख से ज्यादा श्री राजनारायण, एक सेकंड, राजनारायण जी, तो आप लिटरेसी रेट बढ़ाएंगे नहीं? ठीक है, लिटरेसी रेट की बात हो रही, ठीक है, अच्छी बात है, इसको हम पढ़ते आए हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन कहां पर आकर के मामला फंसता है जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि एसटी हसन साहब ने एक बात कही और इससे भी आप गुरेज नहीं करिएगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से आते हो, वो नहीं चाहते कि परिवार का आकार बढ़ाए। कहते हैं ना कि भाई जितनी चादर उतना पैर पसारिए, भाई आपकी आमदनी इतनी होगी, आप 20 बच्चे पैदा करोगे, खाओगे क्या और खिलाओगे क्या? राजनारायण जी देखिए अभी हसन साहब ने कहा कि पढ़े लिखे मुसलमान, अब ये एसटी हसन साहब को स्टैटिस्टिक्स मालूम होना चाहिए कि कितने मुसलमान पढ़े लिखे हैं। क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं स्विंगिंग ऑन बोथ द साइड्स, या अपनी सहूलियत अनुसार बोलना। जब यहाँ खान साहब भी बैठे हैं, जब अब आबादी की बात आई तो उनको भारत विकसित दिख रहा है, लोगों के यहाँ 100 की नोटें दिख रही हैं, मोटरसाइकिल दिख रहा है। पर अगर दूसरा विषय आता है तो ये लोग सच्चर कमीशन का हवाला देते हैं, महमूद कमीशन का हवाला देते हैं कि मुसलमान कितना पिछड़ा है, मुसलमान में कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स है, कितने कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, कितनी अशिक्षा है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी मुफलिसी है। ये सब इन्हीं के नेतागण जब चुनाव के समय कहते हैं, पर जब आबादी की टाइम आती है तो इनको भारत विकसित दिखता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है, इसको कहते हैं स्विंगिंग ऑन बोथ द साइड्स। एक बात स्पष्ट समझ में आना चाहिए, भारत इस विश्व की जितनी आबादी है उसका लगभग 16% भारत अब में रहता है, और आज हमारी जीडीपी करीब 5%, 6%, डबल डिजिट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका बेसिक अर्थ यह है कि संसाधन, बेसिक ह्यूमन राइट सबके पास नहीं है। अगर आबादी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया, अल्लाह के देन बोल करके केवल, और ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के लिए कौन रोक रहा है? क्या मदरसा एजुकेशन इसका एक सोल्यूशन है? अगर शिक्षित करना है तो इनके लीडरान, इनके मुल्ला मौलवियों को ये देखना पड़ेगा कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ मुसलमान नहीं जुड़ेगा तो ये समस्याएं आने ही वाली है। और ये समस्या जो है सबके लिए। अभी मैं मुंबई का हवाला देकर के बोलता हूं, मुंबई की लोकल ट्रेनों में अभी कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि लोग जानवर की तरह ट्रैवल करते हैं, यानी बेसिक ह्यूमन राइट, मानव अधिकार लोगों के पास नहीं है कि अपनी जीविका के लिए जानवरों की तरह। दानिश कुरैशी जिस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य ने आपके पास संज्ञान है, ये मैं नहीं बोल रहा। ठीक है दानिश कुरैशी, ये कोर्ट का संज्ञान है। तो मुस्लिम लीडरशिप को अपने कौम को नहीं, जो सवाल उठा कि डबल स्टैंडर्ड क्यों, एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब विकसित भारत की बात कर रहे हैं, बढ़ती आबादी, ये बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम पिछड़ रहे हैं, तमाम रिपोर्टों का हवाला देते हैं। प्रत्युष जी, कानून का नुकसान बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून का नुकसान बताइए, फायदे तो हमने बता दिए। देश के अंदर में जितने भी कमीशन है, ये कमीशन दानिश कुरैशी के बनाए हुए तो नहीं है, ये तो सरकार के बनाए हुए कमीशन थे, और अगर उनको भी ये नकारते हैं तो मुझे लगता है कि इनका प्रॉब्लम ये है। तो आप बोलिए कि पिछड़े हैं, बाहर नहीं निकल पाते। सुनिए मैं आपको बताऊं, सवाल यहाँ ये है कि बेसिक मदरसा एजुकेशन जो करने की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर जिले में आप 100 स्कूल तो बनाइए। यहाँ तो स्कूलों में जो स्कूल खाली पड़े हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं।